गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जब आप वीडियो के प्रोफाइल पिक्चर और टॉपिक नेम इलेक्ट्रिक चार्ज देखे होंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि कहीं सर गलती से दोबारा तो अपलोड नहीं कर दी इस वीडियो को। तो आपको स्पष्ट कर दें हम, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को दोबारा बनाने का वजह, इस टॉपिक को दोबारा डील करने का वजह यह है कि इलेक्ट्रिक चार्ज वाला जो वीडियो है वह यूट्यूब पर मेरा पहला वीडियो था, पहली अनुभव थी यूट्यूब पर, जिसके कारण वीडियो का जो क्वालिटी था वह अच्छा नहीं हो पाया। आप उस वीडियो में देखे होंगे बोर्ड गंदा था, लिखावट जो था वह समझ में नहीं आ रहा था, ना ही स्पष्ट दिख रहा था। सो हम फाइनली डिसाइड किए कि इसको दोबारा पढ़ाकर अपलोड कर देना ही अच्छा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब एक बार पढ़ चुके हैं तो दोबारा क्यों पढ़े? तो दोबारा पढ़िए, दोबारा इसको देखिए। इसलिए देखिए क्योंकि बहुत सारे इसमें पॉइंट ऐसे जोड़ा गया है जो उस वीडियो में नहीं था। मतलब आज हम लोग जब इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे तो इसमें बोर्ड एग्जाम में कैसे आता है उस क्वेश्चन को ऐड करके देखेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा है ये ऐड करेंगे। सो वीडियो का पूरी लास्ट तक एक बार जरूर देखिए और जो जो पॉइंट न्यू मिले उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और अब चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं सिलेबस पर। तो 12th क्लास के फिजिक्स का पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि बोर्ड एग्जाम के अनुसार इसका सिलेबस मार्क है 8 मार्क्स। मतलब सिलेबस के अनुसार एग्जाम में इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का टोटल नंबर होगा 8, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। पिछले 3-4 सालों से देखा जा रहा है कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का नंबर जो है मोर देन 8 है। कभी 10 नंबर, कभी 11-12 ऐसे, यानी 10 से अधिक नंबर पूछे गए हैं। टोटली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यूनिट है is very important for board exam and competitive exam like medical exam and engineering exams। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर आप गौर करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रो एंड सेकेंड वर्ड इज स्टैटिक्स। First is electro and second word is statics. Electro word come from electron। ये जो electro word है ये इलेक्ट्रॉन से आया है, and you know that electron is the fundamental unit of charge। चार्ज डेवलपमेंट इलेक्ट्रॉन के छेड़छाड़ से होता है। या तो बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ऐड करो या बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, इन दोनों ही स्थिति में बॉडी चार्ज होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? बेसिक यूनिट है चार्ज का। तो यहां पे इलेक्ट्रो वर्ड इज रिलेटेड विद चार्ज एंड स्टैटिक्स मींस एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हो गया चार्ज एट रेस्ट। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग जो पढ़ेंगे वह चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? चार्ज के बारे में। लेकिन जो चार्ज का पोजीशन होगा वह मोशन में नहीं होगा। कैसे होगा? रेस्ट में होगा, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज एंड सम फेनोमेना विच इज रिलेटेड विद रेस्ट चार्ज। मतलब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग रेस्ट चार्ज से रिलेटेड प्रॉपर्टी और कुछ फेनोमेना को स्टडी करेंगे। कैसे चार्ज? रेस्ट चार्ज। अब आपके मन में एक
क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा कि चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। स्वाभाविक है, चार्ज कैसे जनरेट होता है। आप बचपन में, आप हम सभी बचपन में स्कूल लाइफ में क्या करते थे, पेन को ऐसे सूखे बाल पे रब करते थे, और जब रब करते थे और फिर उसके बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़े ले जाते थे तो उसको अट्रैक्ट कर लेता था। इसका वजह था कि पेन पे चार्ज आ जाता था। इसी तरह जब हम लोग कंघी करते थे तो कभी कभी देखोगे बाल कंघी में ऐसे खड़ा होकर सटने लगता है, तो उसके पीछे भी चार्ज डेवलपमेंट है। तो चार्ज डेवलपमेंट का कारण, मुख्य जो कारण है वो फ्रिक्शन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओनली फ्रिक्शन की वजह से ही चार्ज क्रिएट होता है, ऐसा नहीं है। चार्ज डेवलप करने के और सभी कारण है, जैसे इंडक्शन, कंडक्शन, फ्रिक्शन, ये सभी प्रोसेस से चार्ज जनरेट होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं चार्ज के बारे में, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं चार्ज से रिलेटेड सभी पॉइंट्स। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे चार्ज के बारे में। तो चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज दोनों सेम है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज क्या है? चार्ज किसी बॉडी का वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण बॉडी अपने अराउंड, अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। कैसे फील्ड को? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। ऐसे फिजिक्स में 3 फील्ड होते हैं। एक फील्ड और होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, या इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटी फील्ड। ठीक है, तो ये 11 क्लास में हम लोग पढ़े थे, 11th में। इसके डेवलपमेंट का मुख्य कारण होता है मास, यानी मास की वजह से कौन सा फील्ड जनरेट होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, ये किसकी वजह से जनरेट होता है? चार्ज की वजह से। ठीक है, तो यानी चार्ज किसी बॉडी का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि चार्ज किसी बॉडी का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण दो बॉडी के बीच अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इलेक्ट्रिकल फोर्स मतलब कार्य करता है। तो चलिए कोई एक डेफिनेशन लेते हैं। चार्ज इज प्रॉपर्टी, चार्ज इज बेसिक प्रॉपर्टी। ये क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज इज बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। यहां पर सब्सटेंस भी लिख सकते हैं आप। चार्ज इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय विच बॉडी प्रोड्यूस electric field, body produce electric field and magnetic field। कैसे कैसे फील्ड को जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, चार्ज को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से, दोनों में कोई भी लिख सकते हैं। अब है कि चार्ज कैसा क्वांटिटी है। तो देखिए, चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी है बॉडी का, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, बट फंडामेंटल क्वांटिटी में इसको नहीं रखा गया है। चार्ज डिराइव्ड क्वांटिटी है। आपको पता है फंडामेंटल में चार्ज नहीं था। 11th क्लास में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़े थे। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में था
मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लिमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो उसमें चार्ज कहीं नहीं था। तो चार्ज डिराइव्ड क्वांटिटी है और साथ ही कौन क्वांटिटी है, ये स्केलर है। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है। तो यहां पर लिख दे रहे हैं चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और साथ में कौन सा क्वांटिटी है ये, स्केलर एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है और साथ में कैसा क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब इसको आगे देखते हैं। तो चार्ज क्या है ये तो हम लोग देख लिया। अब इसका देखते हैं कि इसका मेजरमेंट कैसे होगा। चार्ज तो क्वांटिटी है, तो अब हम लोग देखेंगे यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो जब ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है तो फिर इसका यूनिट डिराइव करना पड़ेगा। और डिराइव करने के लिए हमको चाहिए इसका एक्चुअल फॉर्मूला। तो 10th क्लास में आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक करंट, पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, 10th में पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट होता है I इज इक्वल टू Q बाय T, यानी द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम इज इक्वल करंट। तो I इज इक्वल टू क्या था, Q अपॉन T। तो हम सबसे पहले यहां पर देखते हैं, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT। Q इज इक्वल टू क्या होगा, IT। अब यहां से यूनिट देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे SI यूनिट, SI यूनिट। ठीक है, ऐसे चार्ज के लिए हम लोग FPS यूनिट और MKS यूनिट को नहीं देखेंगे, सिर्फ किसको पढ़ेंगे, SI और CGS। और आपको एक चीज जानकारी में दे दे कि अब CGS का भी यूज नहीं होता है। जो भी आप कंपटीशन में भी बैठेंगे तो जनरली आपको जो चार्ज का यूनिट आपको कंसीडर करना होगा वह SI में, सारे कैलकुलेशन सब SI में होते हैं। ठीक है, तो चार्ज का SI यूनिट हमको चाहिए। तो देखो, तो यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे I क्या है, करंट, और करंट का हम लोग क्या लिखते थे, एम्पियर, और टाइम का सेकेंड। तो ये क्या हो गया, एम्पियर सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड को ही हम लोग कहते हैं कूलॉम। एम्पियर सेकेंड को क्या कहते हैं, कूलॉम, जिसका नोटेशन होता है कैपिटल C। ठीक है, तो चार्ज का SI यूनिट क्या हो गया, कूलॉम, या फिर हो गया एम्पियर सेकेंड हो गया। चार्ज का SI यूनिट हो गया एम्पियर सेकेंड और कूलॉम, यानी 1 एम्पियर सेकेंड इज इक्वल टू 1 कूलॉम। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग CGS यूनिट, CGS यूनिट। ठीक है, तो चार्ज के CGS यूनिट को दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको हम लोग ESU भी कहते हैं, ESU, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, तो चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है स्टैट कूलॉम। क्या होता है, स्टैट कूलॉम। इसका सिंबल लिखते हैं हम लोग STC। तो CGS यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी चार्ज का ESU यूनिट क्या होता है, स्टैट कूलॉम। और दूसरा इसको हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसको हम लोग कहते हैं EMU। क्या बोलते हैं, EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो चार्ज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है एब्सोल्यूट कूलम। क्या होता है, एब्सोल्यूट कूलम, एब्सोल्यूट कूलम, एब्सोल्यूट कूलम। और इसको हम लोग लिखते हैं ABC, सिंबल क्या यूज करेंगे, ABC। तो हम लोग देख लिए चार्ज का SI यूनिट होता है एम्पियर सेकेंड या कूलम, और CGS में दो यूनिट हम लोग पढ़े, ESU में क्या पढ़े, स्टैट कूलम, और फिर पढ़े EMU, इसमें पढ़े हम लोग एब्सोल्यूट कूलम। तो अब हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे दो यूनिट पढ़े SI और CGS, तो इन दोनों के बीच रिलेशंस क्या है। अगर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं
और कुछ डाटा एसआई में हो और कुछ डाटा सीजीएस में हो, तो उनको सर्व करने के लिए हमको इनके बीच का क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। तो इनके बीच रिलेशन क्या है, ठीक है। तो आइए यहां पे देखते हैं यूनिट कन्वर्जन। क्या देखते हैं, यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन, और इसको याद रखना है। इसको याद ही कर लेना, इसमें इसके बारे में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, याद करना ही पड़ेगा। जैसे जब भी आपका, जब आप लोअर क्लास से हायर क्लास में जाते हैं, या बोले कि जब आप क्लास जैसे 9 से 10th में गए, 10 से 11th में आए, तो जब भी क्लास आपका एक आगे चेंज होता है, तो आपको कुछ चीजें इनिशियली आपको याद करना पड़ता है। जैसे हम लोग कैसे है, ये रटा हुआ है ना कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। कभी प्रूफ करने की कोशिश की हम लोग? नहीं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, कभी प्रूफ किए हम लोग? नहीं। तो उसी तरह कुछ यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन देंगे आपको, उसको याद कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि उसको प्रूफ नहीं कर सकते, प्रूफ किया जा सकता है, बट कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो उसको आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्या यूनिट था, कूलम, और कूलम का कन्वर्जन हम पढ़ रहे हैं किसमें, स्टैट कूलम में। तो 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। कितना होता है, 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। अगर हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 1 स्टैट कूलम इक्वल टू 1 स्टैट कूलम इक्वल टू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ये जो नंबर है न्यूमेरिकल वैल्यू इस साइड ला देंगे, तो हो जाएगा 1/3, और फिर ये बटा में रहेगा, जब ऊपर ले जाएंगे तो जाएगा 10⁻⁹ कूलम। तो 1 स्टेट कूलम इक्वल टू इतना, और ये, तो ये रिलेशन ऑब्जेक्टिव में, बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा यहां पे देखते हैं, 1 कूलम इक्वल टू होता है 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। 1 कूलम इक्वल टू कितना होता है, 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। यानी हम लिख सकते हैं 1 एब्सोल्यूट कूलम इक्वल टू 10 कूलम, लिख सकते हैं, इधर ला दिए, तो एब्सोल्यूट कूलम 10 कूलम, ठीक है। अब तीनों को अगर एक साथ कर दें हम, तो हो जाएगा 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम इक्वल टू 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। तो इस पॉइंट को अगर हम याद कर लें तो ये दोनों भी याद हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, 1 कूलम इक्वल टू कितना होता है, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम इक्वल टू 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे, बट यहां से हम पहले रिलेशन आपको दिखा दे, फिर उस क्वेश्चन को भी बता देंगे। तो देखिए, आपको पता है कि किसी क्वांटिटी का जो मेजरमेंट है, यूनिट डायमेंशन में पढ़े थे आप, m इक्वल टू होता है n, जहां m मेजरमेंट था, n न्यूमेरिकल वैल्यू था, और u यूनिट था, नहीं, और ये कांस्टेंट होता है। तो जैसे ये 3 सिस्टम में मेजरमेंट है, यहाँ पे 3 सिस्टम में मेजरमेंट है, ये 2 SI के, और ये 2 CGS के, और ये SI के। तो ये वैल्यू तो सेम है, लेकिन इनका यूनिट सिस्टम अलग है। तो कहने का मतलब है कि अगर मेजरमेंट कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, तो यहां से फॉर्मूला आता है N1U1 इक्वल टू N2U2, ठीक है, पढ़े आप। तो देखो, जिसका अगर मान लो 2 यहां पे मेजरमेंट है, एक है N1U1 और दूसरा है N2U2, तो सपोज दैट इसका अगर दोनों में देखें तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कम है और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है। तो जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगा तो उसका यूनिट छोटा होगा, क्योंकि ये m को कांस्टेंट रखना है, m को क्या रखना है, कांस्टेंट। तो अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा तो यूनिट घटेगा, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगा तो यूनिट बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों को कांस्टेंट रखना है। तो चेक करेंगे कि कौन यूनिट बड़ा है, तो 1 में और इसमें कौन न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है। तो 1 में 3 × 10⁹ में न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है,
तो इसका मतलब कूलम से ये यूनिट छोटा होगा, और इसमें अगर हम देखें तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है, मतलब ये यूनिट बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा जो यूनिट है, वह क्या होगा? एब्सोल्यूट कूलम। सबसे बड़ा यूनिट, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे छोटा है, तो ये सबसे बड़ा यूनिट होगा। और उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू इसका है, तो ये अब लिखेंगे यहाँ पे कूलम, और सबसे छोटा होगा क्योंकि सबसे अधिक न्यूमेरिकल वैल्यू है इसका, तो ये सबसे छोटा यूनिट होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखते हैं आगे, हम लोग इस पे बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन था कि 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू, यहां पे था वाट। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे हम, तो किसमें ऑप्शन है? कूलम में। तो आपको बताना था कि 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू कितना कूलम होगा, ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत लोग क्या करते हैं पता है आपको? बहुत ही आसान आ गया, ये मार देते हैं, हो गई मिस्टेक। 1 नंबर का था, गया 1 नंबर, क्योंकि ये जो वैल्यू आप याद किए थे तो वहां रिलेशन याद करो क्या था। वहां रिलेशन देखो क्या था, 1 कूलम इज इक्वल टू इतना स्टेट कूलम था, बट इस बार स्टेट कूलम का वैल्यू पूछा है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सिंस 3 × 10⁹ स्टेट कूलम इज इक्वल टू 1 कूलम। तो जब हमको वैल्यू चाहिए 1 स्टेट कूलम का, तो ये वाला संख्या उधर जाके क्या होगा? डिवाइड होगा ना, ये डिवाइड हो जाएगा। फिर इसको ले जाएंगे हम, तो 1/3, और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? 1/3, ये वाला हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? तो ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम डायमेंशन यानी डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन ऑफ चार्ज, या डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। तो आपको पता है Q इक्वल टू क्या होता है? IT। Q इक्वल टू क्या होता है? IT। I को जब हम लोग डायमेंशन लिखते हैं करंट को, तो I भी लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं। तो जब I लिखेंगे तो I ये जो T है ये टाइम था, तो टाइम को हम लोग डायमेंशन लिखते समय कैपिटल T लिखते हैं। तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया IT, या अगर A लिखेंगे तो फिर हो जाएगा AT। तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? AT। कोई कहता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला MLT का फॉर्म में लिखे, तो जो नहीं रहता उसको हम लोग क्या लेते हैं? 0, तो m⁴ 0, l⁴ फिर T और उसके बाद A। तो ये इसका हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ चार्ज। बोलिए, यहां तक उम्मीद कर रहे हैं कि किसी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा और सबको इजीली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज। जैसा कि सब लोग जानते हैं, पहले से भी आप लोग जानते हैं, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए, इतना तो आप सभी को जानकारी है कि चार्ज जो है 2 प्रकार के होते हैं। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। चार्ज डेवलपमेंट का मुख्य कारण क्या था? इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से छेड़छाड़। तो अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, या क्या कि अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है या इलेक्ट्रॉन बॉडी को सप्लाई कर देते हैं तो बॉडी पे कैसे चार्ज आ जाता है? निगेटिव चार्ज। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे होंगे? अगर कोई बॉडी से इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? निकाल दे। कैसे बॉडी से? न्यूट्रल बॉडी से। तो इफ some electrons are removed from न्यूट्रल बॉडी भी लिख सकते हैं या फिर सिंपली बॉडी भी लिख सकते हैं। न्यूट्रल बॉडी, then body becomes positive charge. Then body becomes positive charge. हमने कहा if some electrons remove मतलब हटा दिया जाता है,
फ्रॉम न्यूट्रल बॉडी से, देन बॉडी बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। तो बॉडी पे कैसे चार्ज आ जाते हैं? पॉजिटिव। एग्जाम्पल देखते हैं एज फॉर, कुछ एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। सपोज दैट सोडियम है, ये एलिमेंट है और एलिमेंट में ये मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। क्या होता है भाई? 281। तो इससे हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? सोडियम प्लस। तो देखो जब ही यहाँ इलेक्ट्रॉन घटा दिए तो इस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। मान लो मैग्नीशियम है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, क्या हो गया? मैग्नीशियम 2 प्लस। क्या हो गया? मैग्नीशियम 2 प्लस। ठीक है। इसी तरह अगर मान ले हम ई कोई अगर एलिमेंट है और इससे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए 2 पॉजिटिव चार्ज। तो उसी तरह अगर कोई न्यूट्रल एलिमेंट से एन इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो इस पे कैसे चार्ज आ जाते हैं? एन पॉजिटिव चार्ज। कितने चार्ज आ गए? एन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। यानी अगर कोई बॉडी है और उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, जैसे मान लो ये बॉडी है, अभी बॉडी न्यूट्रल है, लेकिन जब ही इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो इस पे कैसे चार्ज आ जाएंगे? इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। कब? जब इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव होगा। ठीक है। अब यहां पे एक प्रश्न ये है, अच्छा वेयर समझिए, इन क्या है? इन जो है इंटीजर है, मतलब जब भी किसी एलिमेंट से या बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो नंबर जो है इंटीजर में होना चाहिए। आपको क्यों? तो क्वांटिजेशन थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, ये शर्त है कि जो नंबर यहाँ पे है ये इंटीजर होना चाहिए। और निगेटिव में तो निकाल नहीं सकते, माइनस में कोई निकालेगा। मान लो हम कहेंगे कि आप -10 रुपए दीजिए, तो आप -10 रुपए दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो निगेटिव में नंबर नहीं लेना है हमको, कैसे लेना है? पॉजिटिव। और भी क्या? इंटीजर। जैसे अगर हम कहें कि मेरे क्लास से 2 बच्चे निकल के बाहर जाइए, आपके पेरेंट्स आए हैं, तो 2 बच्चे निकल के चल जाएंगे। अगर हम बोले कि ये 5 लोग यहां से जाइए, बाहर कुछ कार्य है, तो 5 लोग चले जाएंगे, सिंपली है। लेकिन अगर यही बोले कि 2.5 लोग बाहर चल जाइए, 2.5 लोग यानी 2.5 लोग बाहर चल जाइए, कुछ कार्य करना है। सपोज दैट हम बोले कि 1.5 को जो भाई है वो बाहर जाओ, आपके पापा आए हैं, 3.5 लोग जाइए, आपकी मम्मी आई है, तो 3.5 लोग बाहर जा पाइएगा? नहीं ना। तो उसी तरह जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे हम लोग तो नंबर इंटीजर होना चाहिए। ये भी नहीं बोल सकते हैं कि -2 को लड़का बाहर जाओ, जब भी जाएगा तो पॉजिटिव 2 को जाएगा। तो ये जो n होगा ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। कैसे इंटीजर होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है। तो जब भी चार्ज डेवलप करता है उसका मुख्य कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है कितना? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। कितना मास होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो अगर किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, तो उसके मास में इंक्रीजमेंट होगा या डिक्रीजमेंट? तो बहुत ज्यादा तो चेंज नहीं होगा, बट जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका मास स्लाइटली डिक्रीज कर देगा, थोड़ा सा उसमें कमी आ जाएगा। ठीक है। तो लिख रहे हैं यहां पे, इफ बॉडी becomes positively charged, then their mass is slightly, बहुत ज्यादा नहीं, slightly decrease, यानी थोड़ा सा क्या होता है? घट जाता है। बहुत ज्यादा नहीं घटेगा, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग आ जाएगा, थोड़ा सा घट जाएगा। ठीक है। देखते हैं आगे, स्लाइटली चेंज, और चेंज में क्या होगा? डिक्रीज करेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मास घट जाएगा। जैसे
यहां पर हम समझते हैं, जैसे मान लो एक ये बॉडी है, इसका मास है m, ये न्यूट्रल बॉडी है। कैसा बॉडी है? न्यूट्रल। और यहां पे इसी बॉडी को हम क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कब होगा? जब इससे कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। इससे कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? रिमूव हो गए। जब इससे कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो पॉजिटिव चार्ज, और इसका मास है मान लो m+, तो दोनों के बीच मास के बीच क्या रिलेशन होगा? तो ये जो न्यूट्रल बॉडी है ये है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, और ये है न्यूट्रल बॉडी है। तो अगर हम कहें कि किसका मास अधिक होगा, तो देखो यहां एक रिलेशन बनेगा। ये जो न्यूट्रल बॉडी का मास है और ये जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मास है, तो बहुत ज्यादा का फर्क नहीं आएगा, लेकिन ये स्लाइटली डिक्रीज करेगा। यानी जो न्यूट्रल बॉडी का मास है वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी के मास से थोड़ा सा क्या होगा? अधिक होगा। समझ में आया? थोड़ा सा क्या होगा? अधिक आएगा। तो बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, पॉजिटिव चार्ज का मास डिक्रीज करेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज तो इसके अपोजिट सोचेंगे हम लोग। तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो कैसा हो गया? पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इफ सम इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड in neutral body, then body becomes negative charge. कब? जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो बॉडी पे, देखो यहां पे ऐड करेंगे तो बॉडी कैसा हो जाएगा? निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते हैं। एज पर नाइट्रोजन का नाम सुने आप? अच्छा, नाइट्रोजन कितना होता है? 7 होता है ना कार्बन नाइट्रोजन, तो इसका हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन 2,5। तो अगर सपोज दैट इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर दें तो ये हो जाता है नाइट्रोजन 3- हो जाता है। अगर दूसरा एग्जांपल दिख रहा है, चलो अगर दूसरा एग्जांपल हम ऑक्सीजन ले लें और ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ऑक्सीजन 2- हो जाता है। तो अगर इसी प्रकार इसी को हम जनरलाइज कर दे, अगर यहां पे अगर इसी को थोड़ा सा जनरलाइज कर दे तो देखिए तीसरा नंबर, मान लो अगर E कोई एलिमेंट है और उसमें n इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर दिए, तो जब 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो 3- 2 इलेक्ट्रॉन किए 2-, तो जब n इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इस पे क्या होगा? n- होगा ना। इसमें भी जो ऐसा नहीं है कि जब ये निगेटिव चार्ज है तब वहां पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव इंटीजर लिए थे। अब ऐसा नहीं कि यहां निगेटिव इंटीजर बोलेंगे, ये कैसा इंटीजर लिखते हैं? निगेटिव। बट ये सही नहीं है, क्योंकि अगर हम बोले कि मेरे क्लास में -10 लड़के बढ़ गए तो ये बढ़ने का मान क्या संभव है? नहीं है। तो यहां पे ऐड या रिमूव होगा तो नंबर हमको हमेशा क्या लेना है? इंटीजर लेना है। क्या लेना है? इंटीजर लेना है, तो पॉजिटिव इंटीजर है। अब एक चीज स्पष्ट कीजिए आप कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या किया गया है? ऐड किया गया। जैसे मान लो ये बॉडी है, ये न्यूट्रल है अभी। अब इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तब ना इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, तो इसका मास स्लाइटली डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज? सोचो, सोचने वाली बात है। क्या करेगा? स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा। तो if body is negative charge, then their mass is
स्लाइटली, बहुत ज्यादा नहीं, ध्यान देना है, स्लाइटली इंक्रीज, ऐसे नहीं करेगा, क्या करेगा, स्लाइटली इंक्रीज करेगा, यानी बहुत कम इंक्रीज करेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। तो कोई प्रॉब्लम है? अब मान लो यहां से क्वेश्चन अगर हम करते हैं कि एक बॉडी ऐसे है, ठीक है, और ये दूसरा बॉडी है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं निगेटिव चार्ज बॉडी, नेगेटिव चार्ज बॉडी, इसके मास को लिखते हैं m-। तो दोनों के मास में रिलेशन क्या होगा, जैसे यहां हम किए थे, तो यहां पे क्या होगा कि ये तब ना हुआ है जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या किया गया, ऐड किया, तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, लेकिन होता है ना 9.1 × 10⁻31 kg, इतना मास तो होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो इतना मास बढ़ जाएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 2 × इतना बढ़ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, तो जितना भी ऐड करेंगे तो बढ़ेगा ना, ये बहुत कम है लेकिन बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, जो m है, एक रिलेशन बन गया m, इससे जो निगेटिव चार्ज का मास है वह अधिक होगा, ठीक है। अब इस पे आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं जो आईआईटी में ऑब्जेक्टिव में पूछा था, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, आईआईटी ऑब्जेक्टिव में पूछा था, आईआईटी, ठीक है। क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन ये था कि 2 आइडेंटिकल स्फीयर था, 2 आइडेंटिकल स्फीयर था, कह रहा था, उसके बाद क्वेश्चन था दो आइडेंटिकल स्फीयर, ठीक है, इसका रेडियस जो है r है और इसका भी रेडियस जो है r है, तभी आइडेंटिकल होगा। और फिर कह रहे कि मटेरियल भी सेम था, यानी मटेरियल भी सेम, रेडियस मतलब हर तरह से आइडेंटिकल था, बस इसका अपोजिट क्या था, तो इस पे जो चार्ज नेचर था वो पॉजिटिव था, ठीक है, इस पे चार्ज नेचर पॉजिटिव था और कितना चार्ज था, +q, और इस पे जो चार्ज नेचर था वो निगेटिव था और इस पे चार्ज था -q, इस पे था +q और इस पे था -q, ठीक है। और इसका मास m+ माना था और इसको m- माना था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, कहा था कि जब ये हर तरह से, जब ये दोनों जब स्फीयर सिमिलर है तो कहा था कि दोनों के मास बराबर होंगे, फिर कहा था कि पॉजिटिव का मास अधिक होगा निगेटिव चार्ज बॉडी से। सी ऑप्शन था कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी के मास से निगेटिव चार्ज बॉडी का मास अधिक होगा, और डी था नन ऑफ दिस, इनमें कोई भी सही नहीं है। ये जो दोनों स्फीयर दिख रहे हैं ये हर तरह से सेम था, ठीक है, यहां तक कि चार्ज का अमाउंट जो मैग्नीट्यूड था वो भी सेम था, सिर्फ चार्ज नेचर जो है अलग है, इस पे पॉजिटिव है उस पे नेगेटिव है। तो बोलो कौन सा सही है, हर तरह से सिमिलर है, तो ज्यादातर लोग इसको क्या है थे, क्योंकि ये बॉल हर तरह से आइडेंटिकल है, उन पे चार्ज अमाउंट सेम है, रेडियस सेम है, मटेरियल सेम है, तो लोगों ने ये, बहुत लोग मिस्टेक कर सकते हैं, बट ये सही जवाब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब ही है कि इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, और निगेटिव चार्ज का मतलब है कि इस पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, अंदर गया है, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है और यहाँ इलेक्ट्रॉन निकला है। तो जब ऐड हुआ तो इलेक्ट्रॉन का जितना इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उतना मास बढ़ेगा, और यहां जब इलेक्ट्रॉन निकला तो उतना मास घटेगा, तो यानी किसका मास अधिक होगा, निगेटिव वाला, तो ये होगा, ठीक है। बोर्ड क्वेश्चन है आपका, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक बॉडी इज चार्ज, if body is charged, then their mass will be, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 था इंक्रीज,
ऑप्शन नंबर बी था डिक्रीज, ऑप्शन सी था मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। और डी था नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन था बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मतलब कह रहा है कि बॉडी को अगर चार्ज करते हैं तो उसके मास पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बढ़ सकता है, घट सकता है और कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पे ये नहीं क्वेश्चन क्लियर किया था कि बॉडी कैसे चार्ज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, नेगेटिव चार्ज जा रहा है, ये स्पष्ट नहीं था। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो मास डिक्रीज करेगा, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो मास इंक्रीज करेगा। बट यहाँ चार्ज नहीं बोला, सिर्फ बोला है चार्ज। तो चार्ज होगा तो मास तो प्रभावित होगा, स्लाइटली चेंज होगा। इफ बॉडी विल बी चार्ज देन मास विल बी स्लाइटली चेंज, तो चेंज तो होगा। तो क्या, तो जब चूंकि चार्ज नेचर नहीं दिया है तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रह गया, देखते हैं उसको भी। देखिए, जैसा कि अभी हम लोग पढ़े कि चार्ज कितने प्रकार के होंगे, चार्ज दो प्रकार के होंगे, चार्ज का नेचर दो होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो दोनों के बीच क्या होने वाला है, ठीक है, तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच क्या होता है, फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। दो चार्ज के बीच कैसा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हम पूरा इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग कूलम्ब्स लॉ में डील किए थे, बस यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। देखो, जो लाइक चार्ज होते हैं ना, लाइक मतलब सिमिलर चार्ज, तो लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लाइक चार्ज आर रिपेल, लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे को ढकेलते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच जो फोर्स होगा उसका नेचर कैसा होगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन होगा। कैसा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, रिपल्सन लगेगा। यानी ये जो है इसको इधर ढकेलेगा और ये इसको इधर ढकेलेगा, दोनों पे ऐसे फोर्स लगेंगे। ठीक है, कैसे फोर्स लगेंगे, रिपल्सिव। तो दो लाइक चार्ज के बीच कैसा फोर्स लगता है, रिपल्सन होता है। यहाँ पे इसको हम निगेटिव से भी समझ सकते हैं, जैसे ये निगेटिव ये निगेटिव, तो यहाँ पे भी दोनों के बीच रिपल्सन फोर्स नहीं लगेगा। कैसे फोर्स लगेगा, रिपल्सन आउटसाइड। ठीक है, अगर अनलाइक चार्ज ले लें, अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट्स। अगर भाई अनलाइक चार्ज की बात करें तो वो अट्रैक्ट करेंगे। जैसे मान लो ये प्लस है ये माइनस है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन का होगा। इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, अट्रैक्शन। यानी इस पे इधर एक लगेगा और इस पे इधर लगेगा, यानी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा और सिमिलर चार्ज, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा और अनलाइक चार्ज जो होंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब मान लो कि एक चीज जो कंफ्यूजन बनता है, अगर जैसे आपको कोई कह दे कि -15 कूलम में और 10 कूलम चार्ज अगर ले ले हम, तो दोनों में बड़ा चार्ज कौन है। तो अगर ये नंबर होता, यानी कोई आपसे पूछता कि -15 और 10 में बड़ा कौन है, तो नो डाउट 10 बड़ा है। 10 -15 से तो बड़ा है। दिस इज पॉजिटिव नंबर एंड दिस इज नेगेटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। बट यहाँ चार्ज है, तो चार्ज का माइनस प्लस जो है वो नंबर नहीं है, वो तो नेचर है। चार्ज दो नेचर के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जब यहां हम बात करेंगे -15 कूलम में और 10 कूलम में, तो 15 कूलम जो -15 कूलम चार्ज है इसी को हम लोग बड़ा बोलेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना, जब नंबर होगा तो 10 बड़ा होगा -15 से, बट ये चार्ज है। तो आप कहोगे सर ये निगेटिव है, तो निगेटिव का मतलब है कि निगेटिव चार्ज है -15 कूलम है, ये पॉजिटिव है। तो ये तो चार्ज नेचर हो गया। मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका 15 हो गया, 15 हो गया और इसका 10 हुआ, तो बोलो इससे तो ये बड़ा है कि नहीं है ना, बड़ा। ये तो नेचर था, मैग्नीट्यूड तो इसी का बड़ा है, तो दोनों में किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो इसका। तो प्लस माइनस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। जब भी चार्ज
में पूछा जाएगा कौन बड़ा है, या ये जब कभी कंसेप्ट की जरूरत पड़े तो आप निगेटिव देके कंफ्यूज मत होइएगा। देखिएगा कि दोनों जो चार्ट दिए उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू किसका ज्यादा है, तो जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगा उसका मैग्नीट्यूड भी अधिक होगा। उम्मीद करते हैं आपको चार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और आप सब अच्छे से पढ़ते रहिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो भी कॉन्सेप्ट दे आपका क्लियर हो जाए, उसके लिए लगातार मेहनत करेंगे हम, इसके लिए प्रतिबद्ध है। बस जरूरत है तो ये कि आप समय देकर घर पे पढ़िए, आप पढ़ना सीखिए, ठीक है ना, स्थिति के अनुसार खुद को ढालिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।